दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बीते 16 दिनों में प्रधानमंत्री ने इस देश को 9 बार संबोधित किया है। यह 9 बार इसलिए क्योंकि हर संबोधन में इस देश के किसानों का जिक्र था, एग्रीकल्चर से जुड़े कानून का जिक्र था और इसके जरिए किसानों को क्या लाभ होगा इसका जिक्र उन्होंने किया। और आज भी उन्होंने जो संबोधन किया फिक्की में, वह भी इस देश के किसान और इस देश की कृषि व्यवस्था को लेकर था। बीते 16 दिनों में इस देश के कृषि मंत्री ने 21 इंटरव्यू दिए हैं। इन 21 इंटरव्यू को देश के न्यूज चैनलों ने बार बार दिखाया है। इस देश के वाणिज्य मंत्री ने 9 इंटरव्यू इन्हीं 16 दिनों में दिए हैं, जिसको बार बार न्यूज चैनलों में दिखाया गया है। इस देश के 9 कैबिनेट मिनिस्टर्स ने कई बार इंटरव्यू अलग अलग तरीके से यह कहकर दिए हैं कि किस तरीके से कृषि से जुड़े कानून किसानों के लिए फायदेमंद हैं। इस देश के 2 राज्यों के मुख्यमंत्री, जिसमें एक उत्तर प्रदेश के और दूसरे मध्य प्रदेश के हैं, इन्होंने भी कई इंटरव्यू दिए और इसको बार बार न्यूज चैनलों में दिखलाया गया। इस देश के भीतर का प्रिंट मीडिया, उसका भी आंकड़ा लीजिएगा तो 16 इंटरव्यू देश के राष्ट्रीय न्यूज़पेपर्स में छपे हैं, जो हिंदी और अंग्रेजी में दिल्ली से निकलते हैं। यानी बीते 16 दिनों में 100 से ज्यादा इंटरव्यू लिए गए मीडिया के जरिए किसानों की बाबत, और किसानों को इससे क्या लाभ होगा इसे बार बार बताने की कोशिश की गई। जैसे ही किसानों ने अंबानी और अडानी का जिक्र किया, इन शब्दों को पूरे तरीके से इसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने छुपा लिया। और यह हर कोई जानता है कि प्रचार के लिए प्रधानमंत्री पर कितना खर्च बरस बरस लगातार होते जा रहा है। अगर 2014 से 2019 तक देखते हैं तो हर बरस लगभग 1100 करोड़, और जब इकोनॉमी डगमगाई और किसानी अब आंदोलन की रथ पे आ गई तो इस बरस लगभग 730 करोड़ रुपए प्रचार पे खर्च हुए हैं। ये सारे मैसेज क्या हैं? क्या इस देश के भीतर में अब मीडिया की भूमिका सिर्फ सरकार की बातों को दिखाने की है? क्या मीडिया की भूमिका अब सरकार जिन बातों को कहती है उसे सही बताने की है? क्या इस देश के भीतर में मीडिया की मौजूदगी सिर्फ और सिर्फ सरकार के जरिए अपने आप को बचाए रखने की है? यह कौन सी परिस्थिति है? क्योंकि एक सच तो यह है कि इस देश के भीतर में किसान आंदोलन कभी भी आजादी के बाद इस तरीके का नहीं हुआ जिस दिशा में यह किसान आंदोलन बढ़ रहा है। इससे पहले याद कीजिएगा, आजादी से पहले तो तिभागा का आंदोलन आपको याद आएगा, जब वो तेलंगाना के इलाके से शुरू हुआ था, या उससे पहले चले जाइएगा तो बिहार में सहजानंद सरस्वती जी ने उस वक्त आंदोलन शुरू किया था जब जमींदारी प्रथा के खिलाफ वो खड़े हुए थे। उस दौर में चंपारण भी याद आएगा, खेड़ा का आंदोलन भी आपको याद आएगा, बहुत सारे आंदोलन याद आएंगे। लेकिन आजादी के बाद आप टिकैत के आंदोलन के बाद रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। और संयोग से टिकैत के आंदोलन के बाद इस देश में जो न्यूज चैनल हैं उनकी भरमार शुरू हुई और भारत के भीतर में मीडिया प्राइवेट हाथों में आया, जिसने इस देश की नब्ज को पकड़ा, उसे दिखाना बताना शुरू किया। लेकिन पहली बार इस देश की अर्थव्यवस्था को लेकर किसान आंदोलन एक नई परिभाषा गढ़ रहा है। इस देश के भीतर में जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की पॉलिसीज लगातार अपनाई जा रही है, उसको लेकर किस तरीके से घाटे का सौदा इस देश की आत्मनिर्भरता को लेकर भी है और यहां के किसान मजदूरों को लेकर भी है। संयोग से किसान आंदोलन उस दिशा में जा रहा है। संयोग से किसानी के भीतर में कितना घाटा इस दौर में लगातार मार्केट इकोनॉमी या इकोनॉमिक रिफॉर्म के जरिए हुआ है, यह भी इस देश का सच है। तो क्या 1991 के आर्थिक सुधार जो पीवी नरसिम्हा राव ने किए थे, उसके बाद एक लंबा सफर 29 बरस का रिफॉर्म के बाद कोई भी चीज आगे बढ़ नहीं पाई, तो क्या उसकी उम्र पूरी हो गई है? और किसान आंदोलन इस देश की अर्थव्यवस्था को अब नए तरीके से परिभाषित करने की दिशा में बढ़ चुका है, जिसे रोकने का प्रयास मीडिया के जरिए सरकार और उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स या सत्ताधारी राजनीतिक दल के अलग अलग सूबे के मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। और इन सब के बीच राजनीतिक शून्यता है, एक ऐसी राजनीतिक शून्यता है जिसके भीतर यह एहसास नहीं है कि दरअसल इस देश में जो महंगाई दर है, जो पेट्रोल डीजल की कीमत है, जो बेरोजगारी की परिस्थितियां हैं, वो सबसे विकट है। लेकिन बावजूद इसके राजनीतिक शून्यता है। तो क्या इस देश में राजनीतिक तौर पर कृषि से जुड़े नेताओं का खात्मा हो गया? वो खत्म, क्योंकि एक लंबी फेरिस्त है और हमें लगता है इस फेरिस्त को जरा समझना चाहिए। याद कीजिए देवीलाल, वह भी किसानी से निकले हुए थे। चरण सिंह,
देवेगौड़ा, जगजीवन राम के दौर में तो वह कृषि मंत्री जब थे उसी समय हरित क्रांति हुई थी। राजेश पायलट, बलराम जाखड़, शरद पवार भी किसानी की चीजों को, यह अलग मसला है कि वह भी, उन्होंने भी नव उदारवाद को अपनाया, मार्केट इकोनॉमी को उदाया, और जिस वक्त वह खुद कृषि मंत्री थे पार्लियामेंट के भीतर में सुषमा स्वराज ये कहते हुए उन पर चोट करती थी कि पूछ लीजिए शरद पवार से इस देश के भीतर में आलू और प्याज की क्या कीमत है, ये बता नहीं पाएंगे। यह चोट भी हुई है, लेकिन नेताओं ने किसानों की नब्ज को पकड़ा है। उसमें वसंत दादा पाटिल महाराष्ट्र के याद आएंगे, मुलायम सिंह यादव किसानी से निकले हुए थे, सोमपाल शास्त्री आपके जहन में आएंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे साहेब सिंह वर्मा, यह भी किसानी से निकले हुए थे, बंसीलाल हरियाणा के, वह भी किसानी राजनीति से निकले हुए थे, हरकिशन सिंह सुरजीत हो या प्रकाश सिंह बादल हो, इन्होंने भी किसानी की नब्ज को समझा। और इस प्रोसेस में अगर आंध्र प्रदेश चले जाइएगा तो राजशेखर रेड्डी, उन्होंने तो किसान को ही अलग जगाया था, तभी कांग्रेस वापस आ पाई थी 2004 में, याद कीजिए अगर तो। और राजनाथ सिंह भी मौजूदा वक्त में किसान परिस्थितियों से निकले हुए नेता हैं। तो क्या इस दौर में राजनीतिक तौर पर सत्ता के भीतर एक शून्यता है, कोई नेता नहीं है? और अलग अलग छिटपुट नेता जो हैं वो अलग अलग छोटी छोटी राजनीति में फंसे हुए हैं, इसलिए भारत के भीतर में एक राजनीतिक शून्यता है, क्योंकि आंदोलन किसानों का हर आंदोलन से बड़ा होते चला जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि क्या वाकई मीडिया वो एक पैना हथियार है सरकार के पास, जिसके जरिए वो बार बार इसी के इस्तेमाल के जरिए इस देश को हाँकना चाह रही है, चलाना चाह रही है? जिस भी शब्दों का इस्तेमाल कहना है करिए, लेकिन स्थिति सही मायने में ये हो गई, पहली बार आंदोलन के बीच में जो न्यूज चैनल्स थे उनको अपनी आईडी छुपानी पड़ी। आईडी का मतलब होता है जो माइक पकड़े होते हैं उसके ऊपर जो बूम लगा होता है उसमें उस चैनल का नाम लिखा होता है। लेकिन आंदोलन करने वालों ने उन्हें भी जब खारिज किया तो जो छोटे छोटे न्यूज चैनल या यूट्यूब चलाते हैं, जो उनके हाथ में कोई माइक नहीं होता है बल्कि लेपल होता है, इस तरह का लेपल होता है जैसे यहां लगा हुआ है, इस लेपल को ही हाथ में पकड़ के बड़े बड़े राष्ट्रीय न्यूज चैनल अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस देश के भीतर में एक ऐसी शून्यता भी है और एक ऐसी अराजकता भी है जिसमें इस देश की मीडिया जो फोर्थ स्टेट था वह रियल स्टेट में तब्दील हो गई है। क्या रियल स्टेट का मतलब यह है कि हमको मुनाफा देखना है, हमको बिजनेस मॉडल देखना है, और सच इस देश का यही रहा है। इस देश के भीतर में मीडिया को बाकायदा स्वतंत्रता मिली, लेकिन उसने गुलामी हमेशा उस पूंजी की उस मुनाफे की जो उसके पास आती रहे। राजनीतिक तौर पर इस देश के भीतर में कभी भी पूंजी को अपने कब्जे में नहीं लिया गया। इंदिरा गांधी का दौर हो, राजीव गांधी का दौर हो, वाजपेयी जी का दौर हो, मनमोहन सिंह का दौर हो, कभी भी मीडिया इसलिए स्वतंत्र नजर आया क्योंकि वो राजनीतिक विचारधाराओं से उस रूप में नहीं जुड़ा था जहां राजनीति जो सोचे या सत्ताधारी जो सोचे वो जैसे मन चाहे हाँक ले। बिल्कुल नहीं, क्योंकि माध्यम अलग अलग थे। जो कि बिजनेस होता था वह जाहिर है एडवर्टीजमेंट का पैसा था, इसीलिए उसको टीआरपी रेट कहा जाता था। टीआरपी की एक रेस चल पड़ी इस देश के भीतर में। लेकिन मीडिया की स्थिति को मौजूदा सत्ता ने क्या समझ लिया और उसने उस नब्ज को दबा दिया जहां पर इस बात का जिक्र हो कि पैसा आपको जहां से आएगा वो पैसा देने वाला भी हमारे साथ खड़ा होगा या हमारे कब्जे में होगा। 2 बरस पहले याद कीजिए, छत्तीसगढ़ में एक किसान महिला ने कहा था कि उसकी आय दुगनी हो गई। उसकी रिपोर्ट को जब दिखाया गया तो उस प्रोग्राम को ब्लैकआउट कर दिया गया, उससे घबरा गए थे तमाम न्यूज चैनल। लेकिन मौजूदा वक्त का सच क्या है? मौजूदा वक्त का तो अनूठा सच है। जो राष्ट्रीय न्यूज चैनल है उसमें भी जो सबसे आगे खड़ा रहता है वो अपने तौर पर खोज के ला रहा है जो किसानों के खिलाफ खड़े हो जाएं, चंद शब्द बोल दे। वो एक ट्रेनिंग होती है और उसकी फेरिस्त में अगर आप देखिएगा, जैसे खास तौर से देवास से हमने देखा स्क्रीन पर राम विलास गुज्जर थे, मदुरई से भी एक किसान को लाया गया, शिमला से हरीश चौहान थे, उनको बुलवाया गया कि किस तरीके से किसान बिल किसानों के हित में है। रुड़की से मनमोहन भारद्वाज थे, हरदा से कमाल पटेल थे, दिनेश बजरंगी उज्जैन से थे। इन तमाम लोगों को कलेक्ट किया गया न्यूज चैनल के जरिए और उसको माध्यम किस रूप में किसने बनाया, कौन इसका सोर्स था, कैसे इन चीजों को दिया जा रहा था, बताया जा रहा था। इसका मतलब है कि मीडिया की भूमिका सत्ताधारी राजनीतिक दल के अनुकूल परिस्थिति बनाने में ही नहीं लग गई और उनकी बातों को दिखाने तक में नहीं बन गई, बल्कि रिपोर्ट्स भी जो ग्राउंड रिपोर्ट भी करेंगे वह भी सत्ता के लिए करेंगे। यानी इस बीच में जो फोर्थ स्टेट की भूमिका थी वह सीधे सीधे स्टेट में कन्वर्ट हो गई।
यह स्थिति आई है पहली। अब यहां से सवाल उठता है कि क्या इस देश के भीतर में जब कॉरपोरेट के प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने का जिक्र किसानों ने किया तो फिर वो शब्द गायब कहां हो गए? मेन स्ट्रीम मीडिया ने क्यों जिक्र नहीं किया कि दरअसल जियो मार्ट का विरोध कर रहे हैं किसान, अडानी का विरोध कर रहे हैं, इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कॉरपोरेट किस तरीके से सत्ता के साथ खड़ा है? इन बातों को क्यों नहीं दिखाया गया? तो एक सच यह भी है कि अगर आप इस देश के जो रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज है